राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि अब वहां पे एक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर फंस गया है। कांग्रेस के भीतर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए दो दावेदार हैं। पहला नाम अशोक गहलोत का है और दूसरा नाम सचिन पायलट का। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की एक बैठक भी जयपुर में कराई है। बताया गया कि इस बैठक में अशोक गहलोत ने एक लाइन का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका सचिन पायलट ने भी समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान का ही माना जाएगा। इस बीच अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज रात दिल्ली आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो पाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन अशोक गहलोत के साथ है। ऐसे में पार्टी के सामने नाम का चयन करने में मुश्किल आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जयपुर की। इस बीच जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच जबरदस्त नारेबाजी हुई। बताया गया कि सचिन पायलट के एक समर्थक ने अपने खून से चिट्ठी लिखी है कि राज्य में 21 सीटों से उठाकर पार्टी को सत्ता में लाने वाले युवा नेता पायलट को राज्य की कमान सौंपी जाए। बताया गया कि जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय में एक तरफ विधायक दल की बैठक चल रही है, तो वहीं दफ्तर के बाहर गहलोत और पायलट समर्थकों में नारेबाजी का सिलसिला जारी था। ये समर्थक अपने नेताओं के कटआउट लेकर पहुंचे थे और अंदर चल रही बैठक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। चुनावी नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच सीएम पद के लिए कांटे की टक्कर है, लेकिन कमलनाथ का पलड़ा भारी है। लेकिन सिंधिया ने एक ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ आज हुई बैठक के बाद सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में सरकार के नेतृत्व का निर्णय पार्टी का आलाकमान तय करेगा। हम उनके निर्णय को सर माथे पर रखेंगे और उसका पालन करेंगे। बताया गया कि कांग्रेस के नेता आज देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षक ए.के. एंटनी और के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उनको रिपोर्ट सौंपेंगे। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और विवेक तनखा ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा पेश किया। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने वापसी की है, लेकिन वहां भी सीएम पद को लेकर पेच फंस गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल, डी.एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू से किसी एक के सीएम बनाए जाने पर मंथन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी विधायकों और सीनियर नेताओं का मत लेंगे और इसके बाद हाईकमान की तरफ से सीएम के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बताया गया कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए कार्यकर्ताओं से राय मांगी है। शक्ति ऐप के जरिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से पूछा है कि किसे छत्तीसगढ़ का सीएम देखना चाहते हैं। कांग्रेस के शक्ति ऐप के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कॉल किया जा रहा है। We'll take the consensus of all MLAs and also senior leaders, and then the High Command will take the decision, and we'll go according to that procedure. It is usually the procedure is that we have to consult all the MLAs, senior leaders, then only the decision will be taken. 5 राज्यों के नतीजे आने में कल काफी देर हुई। अब विधानसभाओं की तस्वीर पूरी तरह साफ है। जनता का मिजाज भी सभी दलों को समझ में आ गया है। मिजोरम और तेलंगाना में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस को भी इन दोनों राज्यों में कुछ खास उम्मीद नहीं थी। इसलिए अब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों का ही खास तौर पर पोस्टमार्टम हो रहा है कि यहाँ बीजेपी ने क्या खोया और कांग्रेस ने क्या पाया। सीटों की बात करें तो एमपी में बीजेपी को 109 सीटें मिली, पिछली बार से 56 सीटें कम। तो वहीं कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली। यह आंकड़ा 2013 से 56 ज्यादा है, लेकिन बहुमत से 2 सीट कम।
दिलचस्प यह है कि बीजेपी को जितनी सीटों का नुकसान हुआ उसका 100% फायदा कांग्रेस को ही मिला है। बीएसपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन वो उसका फायदा अन्य के खाते में गया है। अब अगर एमपी में वोट शेयर देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आती है। वोटों के मामले में एमपी में बीजेपी अब भी नंबर 1 पार्टी है। बीजेपी को 41% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 40.9% वोट ही मिले हैं। फिर भी वोट शेयर में 2013 की तुलना में बीजेपी को करीब 4% का घाटा हुआ है और कांग्रेस लगभग 4.5% के फायदे में है। ज्यादा वोट शेयर के बाद भी बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम हैं, क्योंकि ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा है। अब राजस्थान में विधानसभा की तस्वीर देखिए। यहाँ बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली है। 2013 की तुलना में बीजेपी को 90 सीटों का जबरदस्त नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। कांग्रेस की सीटों की संख्या 2013 के मुकाबले 78 ज्यादा है। बीजेपी से लोगों की नाराजगी कांग्रेस पूरी तरह भुना नहीं पाई, इसलिए बीजेपी की जो 90 सीटें कम हुई है उनमें 12 सीटें बीएसपी और अन्य के खाते में चली गई। बीएसपी ने राजस्थान में 6 सीटें जीती है, जबकि अन्य को 21 सीटों पर जीत मिली है। अन्य में 1 सीट आरएलडी की भी है, जिसका कांग्रेस के साथ गठबंधन था। राजस्थान का वोट शेयर भी देख लेते हैं। यहाँ बीजेपी को इस बार 38.8% वोट मिले हैं, जो 2013 की तुलना में 6.37% कम है। मतलब वोट शेयर में भी बीजेपी को जोर का झटका लगा है। कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से सिर्फ आधा फीसदी ज्यादा है। कांग्रेस को इस बार राजस्थान में 39.3% वोट मिले हैं। बीएसपी ने राजस्थान में अपना वोट शेयर थोड़ा बढ़ाया है, उसे 4% वोट मिले हैं। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही है जहां एक तरफा जनादेश आया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई है। 2013 की तुलना में बीजेपी की सीटें 2/3 से ज्यादा कम हुई है। बीजेपी को 34 सीटों का घाटा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ जीत है। कांग्रेस ने 2013 के मुकाबले 29 सीटें ज्यादा जीती है। बीएसपी का ग्राफ भी डबल हो गया है, उसने 2 सीटें जीती है। छत्तीसगढ़ में अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। वोट शेयर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट शेयर औंधे मुंह गिरा है। उसे सिर्फ 33% वोट मिले, जो 2013 की तुलना में 8.04% कम है। कांग्रेस ने बीजेपी से 10% ज्यादा यानी 43% वोट हासिल किए हैं। कांग्रेस का वोट शेयर 2013 के मुकाबले करीब 3.25% बढ़ा है। बीएसपी का वोट शेयर मामूली कम हुआ है, उसे छत्तीसगढ़ में 3.9% वोट मिले हैं। हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश का चुनाव सस्पेंस थ्रिलर जैसा रहा। यहाँ कभी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा तो कभी बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिखी। एमपी बड़ा राज्य है, जहाँ अलग अलग इलाकों में वोटरों का मूड अलग रहता है। इस बार एमपी के किस रीजन में किसका पलड़ा भारी रहा, ये भी देख लेते हैं। बुंदेलखंड रीजन की 26 सीटों पर बीजेपी को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के चलते कांग्रेस को सदमा लगेगा। काफी हद तक ये बात ठीक भी रही। बुंदेलखंड में बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली। यहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 1-1 सीटें जीती। हालांकि 2013 की तुलना में कांग्रेस का ग्राफ यहाँ भी सुधरा हुआ नजर आया। अब ग्वालियर चंबल रीजन के रिजल्ट पर आते हैं। ये कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। यहाँ की 34 में से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली। ग्वालियर चंबल रीजन में 2013 के मुकाबले कांग्रेस को 2 गुना से ज्यादा फायदा हुआ। एमपी में सबसे ज्यादा सीटें मालवा निमाड़ रीजन में है। ये इलाका बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन यही इस बार बीजेपी का बेड़ा गर्क भी हुआ। मालवा निमाड़ की 66 में से 35 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 28 सीटें ही मिली। मालवा निमाड़ वो इलाका है जहां किसान आंदोलन उग्र था और इसी बेल्ट में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों का आंदोलन भी सबसे ज्यादा हुआ था। यहाँ के नतीजे बता रहे हैं कि किसानों और सवर्णों का गुस्सा बीजेपी को महंगा पड़ा। एमपी सेंट्रल यानी भोपाल नर्मदा रीजन में बीजेपी अपना जनाधार बचाने में कामयाब रही। यहाँ की 36 में से 23 सीटों पर बीजेपी और 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह रही कि बीजेपी के इस गढ़ में भी वो अपने सीटों का ग्राफ बढ़ाने में कामयाब हो गई। अब महाकौशल रीजन का ग्राफ देखिए। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ इसी रीजन से आते हैं और महाकौशल ने कमलनाथ को भावी सीएम मानते हुए बीजेपी का कमल खिलने नहीं दिया। यहाँ की 38 में से 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें ही मिली। 2013 की तुलना में कांग्रेस ने महाकौशल रीजन से 11 सीटें ज्यादा जीती हैं।
एमपी में कांग्रेस बहुमत से दूर रही क्योंकि उसकी उम्मीदों की कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। बात एमपी के विंध्य रीजन की हो रही है। अर्जुन सिंह और उनके बेटे अजय सिंह के इलाके के तौर पर मशहूर विंध्य क्षेत्र को कांग्रेस का बेल्ट माना जाता है, लेकिन विंध्य रीजन की जनता ने इस बार बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया। विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ जनता का आक्रोश कुछ ज्यादा ही था क्योंकि चुरहट से अजय सिंह भी चुनाव हार गए। बीजेपी को कभी शहरों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस गांव की ओर रहा। ज्यादातर योजनाएं गांव, गरीब और किसान के लिए बनाई गई। हालांकि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में न तो गांव में बीजेपी अपना रुतबा कायम रख पाई और न ही शहरों में। मध्य प्रदेश की बात करें तो चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 42% सीटें जीतने में कामयाबी मिली, जबकि गांव की सीटों पर 2013 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था। मतलब एमपी के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 25% कम हुआ। वहीं शहरी सीटों पर बीजेपी को 55% सीटों पर जीत मिली। शहरी इलाकों की सीटों पर 2013 में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था। मतलब बीजेपी को शहरी इलाकों में 35% सीटों का घाटा हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों की सिर्फ 41% सीटें जीती हैं, जबकि 2013 में गांव से जुड़ी विधानसभा की 80% सीटों ने बीजेपी ने जीती थी। राजस्थान के शहरी इलाकों में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बचा ले गई। नुकसान शहरी सीटों पर भी हुआ, लेकिन गांव की तुलना में कम। बीजेपी ने इस बार 63% शहरी सीटें जीती हैं। 2013 में राजस्थान की 95% शहरी सीटें भी बीजेपी के खाते में थी। छत्तीसगढ़ का तो कहना ही क्या, वहां तो कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ जीत ही बता रही है कि बीजेपी शहर और गांव हर तरफ हारी। इस बार गांव की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 17% था, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 25% सीटों पर जीत हासिल हुई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव किसानों पर खेला था। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता कसम उठा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा। चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो साफ है कि कांग्रेस का उद्धार किसानों की बदौलत ही हुआ है। मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा सीटों पर खेती पर निर्भर वोटरों की संख्या ज्यादा है, वहां बीजेपी को इस बार सिर्फ 36% कामयाबी मिली है। वहीं गैर कृषि वाली यानी शहरी और कस्बाई इलाकों के वोटरों ने बीजेपी को पहले से ज्यादा वोट दिया है। चूंकि सबसे बड़ा वोटर वर्ग किसान ही है, इसलिए किसानों की नाराजगी बीजेपी को बहुत भारी पड़ी है। राजस्थान में किसान का कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। यहाँ वसुंधरा से नाराजगी थी और जातियों की गोलबंदी सबसे बड़ा फैक्टर थी। राजस्थान के किसान बहुल इलाकों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट इस बार सिर्फ 30% था। वहीं गैर किसान इलाकों में बीजेपी को 34% सफलता मिली। दोनों फील्ड में 2013 की तुलना में बीजेपी को 49% का झटका झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी किसान और गैर किसान इलाकों में बीजेपी की हालत खस्ता रही। यहाँ किसान बहुल इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 16% कामयाबी मिली। गैर कृषि क्षेत्र में बीजेपी के वोट का ग्राफ 25% रहा। एमपी और राजस्थान में इस बार सवर्णों की नाराजगी चुनाव से ठीक पहले उभरी। SC/ST एक्ट के विरोध में आंदोलन का केंद्र यही दोनों राज्य थे। सपाक्स और करणी सेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। इसलिए विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें SC और ST के रिजर्व सीटों पर थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को सुरक्षित सीटों पर भी झटका लगा है। एमपी में ST के लिए आरक्षित सीटों में बीजेपी को 16 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 29 सीटों पर। 2013 की तुलना में बीजेपी ने ST के लिए सिर्फ रिजर्व 15 सीटें गंवाई तो कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। एमपी में SC के लिए रिजर्व सीटों पर भी बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है। इस बार बीजेपी ने 17 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 18। छत्तीसगढ़ में बीएसपी और अजीत जोगी के गठबंधन से SC/ST सीटों की लड़ाई दिलचस्प थी। रिजर्व सीटों पर बीजेपी को उम्मीद थी कि मायावती और जोगी की पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी और बीजेपी की चांदी हो जाएगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। छत्तीसगढ़ में ST की रिजर्व सीटों में बीजेपी को सिर्फ 4 पर जीत मिली, जबकि 2013 में ये संख्या 18 थी। मतलब छत्तीसगढ़ में ST वाली 14 सीटें बीजेपी से छिटक गयी। वहीं कांग्रेस ने ऐसी 24 सीटें जीती और 2013 के मुकाबला ST रिजर्व सीटों पर अपना रिकॉर्ड 13 अतिरिक्त सीटों से सुधारा। छत्तीसगढ़ में SC के लिए आरक्षित सुरक्षित सीटें सिर्फ 2 बीजेपी ने जीती, जबकि 2013 में उसने 9 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 6 सीटें जीती।
राजस्थान में एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से 10 पर बीजेपी और 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। यहां बीजेपी को 2013 की तुलना में 8 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 9 सीटों का फायदा मिला। राजस्थान में एससी के लिए रिजर्व सीटों में से 11 पर बीजेपी और 21 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। 2013 की तुलना में एससी के लिए सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को 21 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 21 सीटों का फायदा। 5 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू होने से पहले बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था कि विधानसभा चुनाव नतीजों का 2019 के चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त भी नहीं बचा है, इसलिए विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर 2019 का अनुमान लगाने का दौर जारी है। खासकर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में अगर वोटरों का मूड नहीं बदला तो 2019 में कैसी तस्वीर बनेगी, ये समझते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहां कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी है। कांग्रेस की जीती विधानसभा सीटों को अगर लोकसभा में बदल कर देखें तो अनुमान है कि कांग्रेस यहां 12 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2014 में बीजेपी ने 29 में से 27 सीटें जीती थी। राजस्थान में विधानसभा के नतीजों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर 2019 में वोटिंग पैटर्न ऐसा ही रहा तो बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली है। अगर वोटरों पर 2019 में मोदी का जादू नहीं चला और कांग्रेस अपना विधानसभा वाला प्रदर्शन कायम रख पाई तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 2014 में बीजेपी ने यहां लोकसभा की 10 सीटें जीती थी। हिंदी हार्टलैंड के इन तीनों राज्यों ने बीजेपी को झटका दिया है और कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 65 सीटें हैं। विधानसभा के नतीजों के आधार पर जो प्रोजेक्शन बन रहा है उससे लगता है कि मौजूदा वोटिंग ट्रेंड कायम रहने पर 2019 में बीजेपी को 21 और कांग्रेस को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। 2014 में इन 65 सीटों में से 62 पर बीजेपी का कब्जा था। देश में जब खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर फिटनेस चैलेंज शुरू किया था तब राहुल गांधी ने मोदी सरकार को महिला आरक्षण बिल पेश करने का चैलेंज दिया था। 2019 से पहले महिला आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे पर सबसे ऊपर है। अब चूंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि नई चुनी विधानसभाओं में आधी आबादी की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहां नवनिर्वाचित महिला विधायकों की संख्या पहले से बड़ी है। छत्तीसगढ़ में 13 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं, जबकि 2013 में यहां महिला विधायकों की संख्या सिर्फ 10 थी। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री थी। यहाँ राजघराने की महिलाएं भी राजनीति में सक्रिय रही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के मामले में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या पहले से कम हुई है। इस बार यहाँ 22 महिलाएं चुनाव जीती हैं, जबकि 2013 में राजस्थान विधानसभा में 27 महिला विधायक थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की नुमाइंदगी और भी कम है। इस बार एमपी में 20 महिलाएं चुनाव जीती है, जबकि 2013 में यहाँ 30 महिलाएं चुनाव जीतने में सफल रही थी। तेलंगाना में महिलाओं की विधानसभा में संख्या बहुत कम हो गई है। इस बार तेलंगाना में सिर्फ 6 महिला विधायक चुनी गई हैं, जबकि पिछली विधानसभा में यहाँ 9 महिला विधायक थी। महिलाओं को विधानसभा से दूर रखने में मिजोरम ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। यहाँ कोई महिला चुनाव नहीं जीत पाई। 2013 में भी मिजोरम में महिला विधायकों की संख्या 0 ही थी। विधानसभाओं में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी से यही लगता है कि महिला आरक्षण जरूरी है, लेकिन वो दिन कब आएगा इसका पता नहीं है। चुनाव में जीत हार 1 वोट से भी हो सकती है, यह हर उम्मीदवार को मालूम है। फिर भी ढेर सारे वोट किसी उम्मीदवार की बजाय नोटा के खाते में चले जाएं, तो नोटा के नाम का सोटा का दर्द कई बार बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एमपी और राजस्थान में ऐसी कई सीटें हैं जहां जीत का अंतर नोटा से कम था। छत्तीसगढ़ की अकलतरा सीट पर अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी 1854 वोटों से हारी। यहाँ 2242 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। दमतरी सीट पर बीजेपी ने 464 वोटों के अंतर से कांग्रेस को हराया। यहाँ 551 वोट नोटा को मिले। खैरागढ़ सीट पर अजीत जोगी की पार्टी ने बीजेपी को 870 वोटों से हराया। यहाँ नोटा को 3068 वोट मिले। कोडागांव सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 1796 वोट से हराया। यहाँ 5146 वोट नोटा के खाते में चले गए।
बात मध्य प्रदेश की करते हैं। एमपी की ब्यावरा सीट पर कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार का अंतर 826 वोट का था। यहां 1481 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। बीना सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 632 वोटों से हराया। यहां नोटा के खाते में 1528 वोट गए। चांदला सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1177 वोटों से हराया। यहां नोटा को 2695 वोट मिले। दमोह सीट पर एमपी के वित्त मंत्री जयंत मलैया 798 वोट से हारे। यहां 1299 वोट नोटा को गए। गुन्नौर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1984 वोट से हराया। यहां भी 3734 वोट नोटा को मिले। ग्वालियर साउथ सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को सिर्फ 121 वोट से हराया। यहां 1550 वोट नोटा को मिले। इंदौर की 5 नंबर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1133 वोट से हराया। यहां 2786 वोट नोटा में चले गए। जबलपुर नॉर्थ सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 518 वोट से हराया। यहां नोटा को मिले 1209 वोट। एमपी की जावरा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 511 वोट से हराया। यहां 1510 वोट नोटा को मिले। कोलारस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 720 वोट से हराया। यहां 1674 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। मतदाता सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 1236 वोट से हराया। यहां 1575 वोट नोटा को मिले। नादौर सीट पर बीजेपी ने 1234 वोट से जीत हासिल की। यहां 2301 वोट नोटा के नाम पर पड़े। नेपानगर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 1264 वोटों से हराया। यहां नोटा के खाते में 2551 वोट गए। राजनगर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को सिर्फ 732 वोट से हराया। यहां 2485 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। राजपुर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 932 वोटों से हराया। यहां 3358 वोट नोटा को पड़े। एमपी की सुवासरा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 350 वोटों से हराया। यहां 2976 लोगों ने नोटा को वोट दिया। बात राजस्थान की करते हैं। नोटा ने राजस्थान की आसिंद सीट का खेल भी खराब किया। यहां बीजेपी ने कांग्रेस को 154 वोट से हराया। आसिंद में 2943 वोट नोटा को मिले। राजस्थान के बेगुन सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 1661 वोट से हराया। यहां 3165 वोट नोटा को मिले। बूंदी सीट पर बीजेपी को 713 वोट से जीत मिली। यहां 1692 लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। चोमू सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1288 वोट से हराया। यहां नोटा को 1859 वोट मिले। दंता रामगढ़ सीट पर कांग्रेस को 920 वोट से जीत मिली। यहां 1188 वोट नोटा को मिले। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के 860 वोट से हराया। यहां 1165 वोट नोटा को मिले। राजस्थान की खेतड़ी सीट पर कांग्रेस ने 957 वोट से जीत हासिल की। यहां 1373 वोट नोटा को पड़े। मकराना सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1488 वोट से हराया। यहां 1550 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। राजस्थान की मालवीय नगर सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 1704 वोट से हराया। यहां 2371 वोट नोटा को पड़े। मारवाड़ जंक्शन सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी को 251 वोट से मात दी। यहां 2729 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। पीलबंगा सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को 278 वोटों से हराया। यहां 2441 वोट नोटा को पड़े। राजस्थान की पोखरण सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी को 872 वोट से हराया। यहां 1122 लोगों ने नोटा को वोट दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। शिवराज मीडिया के सामने आए और कहा कि सरकार बनाने के लिए उनके पास संख्या नहीं है, इसलिए वो अपना दावा पेश नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। शिवराज सिंह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र भी किया और कमलनाथ को जीत की शुभकामनाएं दी। मैनेजमेंट की संख्या पर हमारे पास नहीं था, हमने फैसला किया कि ऐसे में हमको सरकार बनाने के प्रयास नहीं करने चाहिए, इसलिए इस्तीफा दिया। कमलनाथ जी को मैंने फोन किया, उनको मैंने बधाई दी। मेरा कमिटमेंट है रचनात्मक सहयोग, प्रदेश के हित के लिए जहां जरूरत होगी मैं साथ खड़ा नजर आऊंगा और जहां गड़बड़ लगेगी, जिस प्रखर विरोध की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब चौकीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम चुप बैठने वालों में से नहीं है कि हार गए एक आदमी ने आराम कर ले, ये तो सीधा ही नहीं है।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने दावा किया कि योगी के सीएम रहने से उत्तर प्रदेश में एसपी को ही फायदा मिल रहा है। अखिलेश ने भगवान की जाति बताने से जुड़ा बयान देने पर योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा। समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा करके फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है। हमें उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला फैसला कांग्रेस पार्टी का यही हो कि वहां के किसानों का कर्ज माफ हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। बयान आया था चुनाव के दौरान और ये कि अगर योगी मुख्यमंत्री रहते तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि वो भगवानों की जात बता रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी तो कुछ ही भगवानों की जाति बताई है। अगर वो सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा। हम अपनी ही जाति वाले भगवान से कुछ मांगेंगे, हम इधर उधर क्यों मांगे कोई चीज। और अब तो उन्हें खुद बताना पड़ेगा कि किस भगवान ने उन्हें क्या दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश में बीएसपी के 2 विधायक जीते हैं और वहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 2 विधायक की ही जरूरत है। मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि कांग्रेस से विचारधारा मेल न खाने के बावजूद वो बीजेपी को रोकने के लिए समर्थन देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजस्थान में भी जरूरत हुई तो वो अपने विधायकों को कांग्रेस को समर्थन देने के लिए कहेंगी। हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है। राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को हमारी पार्टी के समर्थन देने की हमें जरूरत महसूस हुई तो फिर वहाँ भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जा सकता है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। सर, 3 राज्यों में जो एक रिजल्ट्स आए, कांग्रेस के फेवर में आए, तो उससे आपको लगता है कि एक ऊर्जा जो थी वो उन पार्टीज में भी जगी है जो पार्टीज लगातार बीजेपी से लड़ रही थी, भले ही वो अपोजिशन में थी नहीं थी अलग थी। एक सिंबल अलग गया है कि 2019 के पहले सब कुछ वैसा नहीं जैसा 2014 में था। देखिए, 2014 में लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ बीजेपी को सत्ता में भेजा था और राज्यों में भी भेजा था, लेकिन ये सरकार जनता की इच्छा के और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल कोई काम कर नहीं सकी। जनता बहुत जबरदस्त तरीके से निराश है और नाराज भी है, और नाराजगी का आपने आलम देख ही लिया कि जो 15-15 साल से जहां जमे हुए लोग थे उनको जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। सर, बहुत सवाल राहुल गांधी के ऊपर भी उठाए गए, चाहे उनकी पार्टी के अंदर से हो या विपक्ष के दल से हो। वो तो देश में है और हर जगह लोगों की आदत होती है कि जब कोई हार जाता है तो उसमें 100 कमियां नजर आने लगती हैं और जीत जाता है तो उसमें अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी तो एक बड़ी बात बोली कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। ये रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, तो आपको लगता है कि पहले से बातचीत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, भले ही आपकी जरूरत बाद में पड़ी, लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस जो थी वो आपको अपने उस पर स्टेज पे नहीं लेता। अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी से थोड़ा भी इन्होंने 36 इसमें क्या नाम मध्य प्रदेश में बात की होती, छत्तीसगढ़ में बात की होगी तो छत्तीसगढ़ तो 0 हो जाते रमन सिंह, और यहाँ हमारे सहयोग तक की जरूरत नहीं पड़ती कांग्रेस को। इतने कम से कम ये बीजेपी को केवल 70 सीटों पर रोक सकते थे अगर थोड़ी थोड़ी सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी को दे देते। तो हमें अगर 5-7 सीटों का दोनों को फायदा होता, 10 का, तो उन्हें 20 सीटों का फायदा होता। यानी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप रहा। कम्युनिकेशन का नहीं, ये कांग्रेस में ये थोड़ी सी है कि जहां कांग्रेस मजबूत होती है वहां दूसरों को पूछती नहीं। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।
प्रोफेसर रामगोपाल यादव साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां मजबूत होती है वहां अपने एलाइज को नहीं देखती है, लेकिन साफ कह रही है कि हाँ, राहुल गांधी जीते हैं, जीत का श्रेय उनको जाता है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लोकतांत्रिक जनता दल के संयोजक शरद यादव ने 5 राज्यों में बीजेपी की हार पर उन प्रदेशों की जनता को बधाई दी। उन्होंने दावा किया कि मोदी राज में सिर्फ बंटवारे का खेल हुआ है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। 5 सूबों की जनता को भरपूर दिल से बधाई देता हूं कि देश जिस रास्ते पे जा रहा था, अयोध्या से लेकर दिल्ली तक एक तरह से 4-4.5 बरस इनने अकेले बंटवारे का खेल किया है। तो 19 में इनका ऐसा सफाया होना है जो आपने कल्पना भी नहीं की हो। 3 राज्यों में कांग्रेस की वापसी से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा साहब हैं। आनंद शर्मा साहब, ये 2019 के लिए कितना? देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है पूरे भारत के अंदर, केवल इन्हीं 3 राज्यों में नहीं, उनका हौसला बुलंद हुआ है। पर हम इस जानते हैं कि एक बड़ी चुनौती में, पर लक्ष्य हमारा 2019 का है, इसलिए हम निरंतर काम करते रहेंगे बिना किसी कोताही के। जिस तरह कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष ने पूरा कमान अपने हाथ में ली, प्रचार की और सब लोग साथ थे, उसी तरह से हम काम करेंगे और भी ज्यादा काम करेंगे आने वाले महीनों में, ताकि इनको महागठबंधन को लेकर। देखिए, वो सब विपक्ष के नेता परसों मिल चुके हैं, बातचीत हो गई, सहमति है, सबकी ये राय तो है कि इनको हटाने के लिए काम करें। बीजेपी का कहना है कि मोदी ब्रांड की हार नहीं, वो पता लग जाएगा कुछ महीने के अंदर। अब प्रचार में क्या क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री, कैसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, इनको ना शालीनता है ना गरिमा है पद की। जो उन्होंने कहा आपत्तिजनक शब्द, मुझे दुख है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी की पुत्रवधू के लिए और राजीव जी की पत्नी के लिए, जो हमारी अध्यक्षा रही, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। ये भी शोभा नहीं देता। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक अपनी जीत के बाद तुरंत हवन करने लगे। चुनाव जीतने के बाद जब पत्रकार उनके घर पहुंचे तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया और पूजा पाठ में जुटे दिखे। बताया गया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बुरी तरह हार चुकी बीजेपी के लिए खुद फिर से स्थापित करने की बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ताम्रध्वज साहू से हमारे संवाददाता संजय शेखर ने ये खास बातचीत की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत हासिल की है और इस जीत में कहीं न कहीं कहा जाता है कि ताम्रध्वज साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ओबीसी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से खींच करके कांग्रेस की तरफ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे साथ ताम्रध्वज साहू जी मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री के भी एक महत्वपूर्ण और प्रबल दावेदार है। उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को उम्मीद थी कि इतनी प्रचंड बहुमत मिलेगी, इस प्रचंड बहुमत को देख के क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को पूरी तौर पर उम्मीद थी, बल्कि हम अपने उम्मीद से 2 सीट कम में हैं। अच्छा। क्योंकि जिस दिन यहाँ से आदरणीय राहुल जी सारे सीनियर लीडर को दिल्ली बुलाए थे, पूनिया जी के निवास पे हम सब बैठे थे। एक एक सीट पर हम लोगों ने चर्चा की कि ये हर हालत में जीतेंगे, ये टक्कर रहेगा, ये माइनस। तो हमारा आंकड़ा 72 आया था। तो आप नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, इस प्रकार में मैं नहीं जाता कि मैं नेतृत्व संभालने को तैयार नहीं। मैंने पहले कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और विधायक दल जैसा चाहेगा, और ओबीसी का जो वोट बैंक मैं लाया, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उसको जैसा भी किया, मिला जुला निवेदन किया, सब लोगों ने मेहनत की, तब आया। और ये बात है, लेकिन डाइवर्ट हुआ जरूर। लेकिन छत्तीसगढ़ में ओबीसी नेतृत्व होना चाहिए, इस बात को देखिए, हमारी पार्टी जिनको तय करे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसमें मेरा बहुत ज्यादा कहना नहीं। हम लोग हमेशा से इस बात पे रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक दल जो चाहता है कहता है वो हम मानते हैं। सियासी भागदौड़ के बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेते नजर आए।
एमपी में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद वो इस मंदिर पहुंचे। बताया गया कि छिंदवाड़ा शहर से 18 किलोमीटर दूर मौजूद इस हनुमान मंदिर को कमलनाथ ने ही बनवाया था। इसमें हनुमान की 101 फीट ऊंची प्रतिमा लगी है। कमलनाथ के मुताबिक साल 1980 में इसी जगह एक सड़क हादसे में वो बाल बाल बचे थे, जिसके बाद उन्होंने इसी जगह पर मंदिर बनवाने का फैसला किया। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मंदिर का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कभी नहीं करती, वो यहाँ सिर्फ कांग्रेस की जीत का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। ये बहुत पुरानी बात है, 87 की बात है। यहाँ सड़क के सामने यहाँ एक हादसा, बड़ा हादसा होने वाला था, उससे हम बचे। पर ये मेरी भावनाएं थी, मैंने इसका कोई प्रचार, हम धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं करते। ये मंदिर बना, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हुई, किसी को बताया नहीं। तो नहरी खबर, राजस्थान में सीएम पद के दावेदार पहली बार मीडिया के सामने आए और साफ किया कि मुख्यमंत्री का नाम हाईकमान तय करेगा। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक वेणुगोपाल और अविनाश पांडे दिल्ली वापस जा रहे हैं और वहीं पर सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो और गहलोत दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इससे पहले ये खबर थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी से मिलेंगे। आज दिन भर कांग्रेस दफ्तर और साथ ही साथ राजभवन के बाहर भी हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक एक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोरदार नारेबाजी करते रहे। सुनाते हैं आपको सचिन पायलट ने एयरपोर्ट से वापस लौटते वक्त क्या कहा। पार्टी का जो प्रदेश भर का फीडबैक है, उसकी विस्तृत जानकारी, फीडबैक दोनों पर्यवेक्षक आज रात को गए हैं दिल्ली में और कल प्रातः राहुल गांधी जी से मुलाकात कर वो फीडबैक देंगे। उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान के नब्ज देखिए, आपने काफी मंथन किया सर, क्या अगला मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? ऐसा है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का जो लीडर होगा, आज हम लोगों ने मुलाकात करी माननीय गवर्नर साहब से और कांग्रेस पार्टी ने अपना अपना क्लेम स्टेक किया है। चुनाव के बाद जो बहुमत मिला है सरकार बनाने का, उसको गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट किया है और कल जैसा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अंतिम निर्णय आएगा। लेकिन आज तमाम नेताओं से चर्चा करने के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं ताकि सबका फीडबैक और जानकारी कांग्रेस पार्टी को और आलाकमान को दी जा सके। और कल मॉर्निंग में मुलाकात राहुल गांधी जी करेंगे पर्यवेक्षकों से। तो सीधे चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, किसका पलड़ा भारी है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? देखिए, जिस प्रकार से दीपक जी आज लगातार विधायक दल की सुबह से बैठक हुई और बैठक के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया बैठक में, फिर उसके बाद रायशुमारी की गई। वेणुगोपाल ने तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनसे रायशुमारी की और लगातार जो देरी की जा रही उसके पीछे जो वजह बताई जा रही कि कहीं ना कहीं जो अशोक गहलोत का पड़ रहा है वो भारी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत अनुभवी नेता है और पहले भी 2 बार उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है। लिहाजा कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का पलड़ा अभी भारी दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा कि कल जो यहाँ पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में आलाकमान को क्या रिपोर्ट करते हैं और किस प्रकार से उस पर आलाकमान फैसला करता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस देखा गया दोनों नेताओं में, तो ज्यादा कॉन्फिडेंट अशोक गहलोत नजर आए। दूसरी बात, ये दोनों इन दोनों के दिल्ली आने का प्रोग्राम था, ये दोनों नेता एयरपोर्ट से वापस क्यों लौट गए? देखिए, दोनों नेताओं के दिल्ली आने की खबर थी कि आलाकमान की ओर से आदेश दिया गया है कि दोनों ही नेता दिल्ली पहुंचे, लेकिन बाद में ये खबर आती है कि दोनों नेता आज दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन खबर ये भी है दीपक जी कि कल सुबह हो सकता है सचिन पायलट, अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो, लेकिन अभी तक इनका शेड्यूल तय नहीं हो पाया है कि दिल्ली जाएंगे या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश। तो नहले पे दहला में फिलहाल लेते हैं ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अंबानी परिवार में आज शादी में क्या कुछ हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में दुनिया भर से तमाम नामचीन हस्तियां शामिल हुई। ईशा की शादी पीरामल इंडस्ट्रीज के मालिक अजय पीरामल के बेटे आनंद से हो रही है। आनंद बारात लेकर अंबानी परिवार के 27 मंजिला घर एंटीलिया पहुंच चुके हैं। शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बारातियों का स्वागत किया गया। वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए अमिताभ बच्चन, आमिर खान के अलावा खेल, फिल्म और राजनीति जगत से कई हस्तियां पहुंची। दावा है कि इस शादी पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हिलेरी क्लिंटन भी शादी के लिए आई हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। वहीं आप बारात की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से बारात एंटीलिया पहुंची। घोड़े पर आनंद बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
शरद पवार को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी की तस्वीरें आपने देखी और जितनी भी नामचीन हस्तियां हैं सभी का जमावड़ा आज एंटीलिया में लगा है। देश भर की और मुंबई की जितनी नामचीन हस्तियां हैं सभी का जमावड़ा आज लगा हुआ है एंटीलिया के अंदर मुकेश अंबानी के घर में। और इस शादी की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। बड़ा ही खूबसूरत शादी का कार्ड बना था और साथ ही साथ बड़ी हाई प्रोफाइल सेरेमनी रखी गई थी उदयपुर के अंदर, प्री वेडिंग सेरेमनी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन ने भी शिरकत की थी। कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ के साथ आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। कपिल की शादी उनके होम टाउन जालंधर के नजदीक कबाना रिजॉर्ट में हो रही है, जिसमें उनके परिवार वालों के साथ करीब 800 गेस्ट शरीक हो रहे हैं। इसके बाद कपिल ने शादी का रिसेप्शन 14 दिसंबर को अमृतसर और 24 दिसंबर को मुंबई में रखा है। और कपिल को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर जो सबसे बड़ी चीज मिल रही है वो ये है कि सोनी पर उनका शो फिर से वापस आ रहा है।